Students, today we are going to start our chapter in history and that is the rise of nationalism in Europe. और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर शुरू होता है इस फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से। फ्रेडरिक सोरियो कौन? फ्रेडरिक सोरियो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट और इसने 4 प्रिंट्स का आप बोल सकते हैं कि एक पिक्चर ड्रॉ किया था, पिक्चर बनाया था, जिसका नाम उसने रखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और जो उसका फर्स्ट प्रिंट था पिक्चर का, उसमें उसने क्या दिखाया कि यूरोप के जितने भी कंट्री के लोग हैं वो एक ट्रेन बनाते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, होमेज दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जैसे जैसे उसके पास से गुजर रहे हैं। होमेज बोले तो होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट, राइट? अच्छा, तो अगर आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एनलाइटमेंट टॉर्च है, एनलाइटमेंट का यानी मशाल है, और एक हाथ में उसका ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, फिर एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर पढ़ा है। ठीक है, वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट वगैरह थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी पिक्चर्स वगैरह डिपिक्ट करते थे उनको रियलिटी के साथ वो कनेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी भारत माता की बात करते हैं तो भारत को भी हमने एज अ फीमेल फिगर ही ट्रीट किया है, जिसको हम एलिगोरी बोलते हैं। आगे ये शब्द आएगा तब आपको और पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसके हाथ में एक एनलाइटमेंट का टॉर्च है और एक हाथ में राइट ऑफ मैन है। ठीक है, अच्छा, 4 ग्राउंड्स की अगर हम बात करें, ये ज़मीन पे तो क्राउन्स पड़े हुए हैं, स्वॉर्ड पड़ा हुआ है, थ्रोन पड़े हुए हैं। इट मीन्स ये अपने आप में शैटर्ड पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं ज़मीन पे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का सिंबल है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, और ऐसी गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज्ड होती है, जहाँ पे हर चीज़ सिर्फ एक व्यक्ति चलाता है, मिलिट्राइज्ड रहती है और लोगों को वो रिप्रेसिव करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन पूरा ज़मीन पर पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के हर कोई लिबर्टी के गुणगान गाते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहा है। अच्छा, सोरियो की क्या ये पेंटिंग, क्या उसने रियलिटी में किसी चीज़ को देख करके इन लोगों को देख के बनाया था? तो द आंसर इज ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सोरियो की जो पेंटिंग थी उसका वो यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी का विजन जो कि इतनी आइडियल है कि रियलिटी में वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब इतनी अच्छी सोसाइटी जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, उसने वो कहलाता है यूटोपियन विजन। तो जो यूटोपियन विजन था फ्रेडरिक सोरियो के मन में, उसने अपनी पेंटिंग में उतार दिया। ठीक है, अच्छा, यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड की बात करेंगे, जो उस वक्त नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस की अगर बात करेंगे तो फ्रांस अपने, अगर आप देखेंगे तो फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग लेकर के गुजर रहा है। पहले आगे यूएस है, देन स्विट्ज़रलैंड है, देन फ्रांस भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। और जब कहीं नहीं कहीं इनको बहुत सारी कंट्रीज़ फॉलो कर रही है। जैसे जर्मनी की अगर बात करें तो वो ब्लैक, रेड, गोल्ड फ्लैग लेते हुए आगे चला जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जर्मन जब बहुत अजीब बात है कि सोरियो ने जब ये पेंटिंग बनाई थी तो यहाँ पे तो जर्मन पीपल को उन्होंने जर्मन फ्लैग दे दिए। लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि उस वक्त जर्मन यूनाइटेड स्टेट नहीं था। यूनाइटेड स्टेट इट मीन्स एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, वहाँ पे यूनिटी नहीं थी। जर्मन एम्पायर नहीं बोलेंगे कि जर्मनी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है, और नेशन स्टेट को लाने में जर्मनी के लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। इसी ढंग से ऑस्ट्रिया की बात करें, किंगडम ऑफ टू सिसलीज मतलब जगह की नाम है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, मतलब ये पूरी की पूरी कंट्रीज चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। ऊपर से अगर हेवन्स की बात करें तो हेवन मतलब क्या, ये देखो फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, जीजस हैं, एंजल्स हैं, ये लोग ब्लेसिंग्स का शॉवर कर रहे हैं इन कंट्रीज़ के
ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट। उस वक्त एक फैशन से चल पड़ा था कि भाई हमें अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाना है। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट इट मीन्स व्हाट? तो नेशन स्टेट के बारे में आप ये बोलेंगे कि एक ऐसा सोवरेन स्टेट, एक ऐसा उच्च राज्य जहाँ पे लोग होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जो आपस में कॉमन नेशनलिटी शेयर करते हैं, कॉमन बिलोंगिंगनेस शेयर करते हैं, फीलिंग ऑफ कॉमननेस होती है, फीलिंग ऑफ वननेस होती है, एकजुट होने की फीलिंग वो लोग रखते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्टेट में क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर होती है वो सोवरेन पावर किसी के पास होती है। यहाँ पे बहुत लंबे समय से चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक यूनाइट चीज़ करती है और वो होता है उनका एम्पायर। जैसे उस वक्त अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे मॉडर्न स्टेट हुआ करते थे। यहाँ पे एक फिलोसोफर का नाम हम पढ़ेंगे, अर्नेस्ट रेनन, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने उस नोशन को क्रिटिसाइज किया जिसमें कहा गया कि नेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन, टेरिटरी, कॉमन। इन्होंने बोला ना, ये कॉमन वर्ड ही हटा दो यहाँ से। नेशन तब होता है जब एक लॉन्ग पास्ट हमारा एंडोवर्स होता है, डिवोशंस, सेक्रीफाइसेस होते हैं, हमारा हीरोइक पास्ट होता है, बहुत महान लोग होते हैं और जिन्होंने नेशनलिज्म के लिए कुछ किया होता है, फीलिंग ऑफ जिनके बदल में वननेस होती है, उस चीज़ को हम नेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट जिसके द्वारा किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है या तो एक्सेप्ट किया जाता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशन। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना तो हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा 1789 में हुआ था और 89 के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस्टेब्लिश हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरीज ने कुछ एक जिसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों को सुधार किए, कुछ इंट्रोड्यूस किए चीज़ों को, और वो चीज़ें कौन सी थी? पहली चीज़ आती है कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बढ़ा? तो पहला चीज़ आती है द आइडिया ऑफ ला पिट्रे यानी फादरलैंड, और सिटियन मतलब सिटीजन्स, वहाँ की जनता। उन लोगों ने एम्फेसाइज किया किस नोशन पे कि भाई यूनाइटेड कम्युनिटी पूरी यूनाइट होकर के इक्वल राइट को एंजॉय करेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड आता है एक नया ट्राई कलर फ्लैग को इन लोगों ने चूज़ किया और जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था यानी मोनार्क का फ्लैग था उसे रिप्लेस किया गया। थर्ड ये बोला गया कि स्टेट जनरल जो था उसको नाम चेंज किया गया और नेशनल असेंबली रख दिया गया। उसके बाद और क्या बोला गया कि न्यू हाइम्स को कंपोज किया गया, शपथ लिया गया जिसे ओथ बोलते हैं, और मार्टियर्स कमोमरेटेड। मार्टियर्स कमोमरेटेड इट मीन्स जितने भी शहीद लोग थे उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया नेशन के नाम पे। अच्छा, और फिर क्या किया गया? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, हर जगह अलग अलग तरीके के लॉ लगे पड़े हुए थे। इन सब लॉ को मिला करके यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की, एकजुटता लाने के लिए की गई। जो टैक्सेशन वगैरह की बात थी उनको एबॉलिश कर दिया गया। वेट एंड मेजर के सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया गया, मतलब यूनाइट कर दिया गया सबको, सब जगह एक जैसा यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम रहेगा। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, बोला कोई भी रीजनल डायलेक्ट नहीं बोलेगा, हर कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोलेगा, और पेरिस में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हुआ करती थी। अच्छा, इन रिवोल्यूशनरीज जितने भी थे फ्रांस के, वो बेसिकली कहीं ना कहीं वो अपना एक मिशन बना रहे थे। जैसे हमने अपने कंट्री को नेशन बनाया है वैसे हम यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को भी लिबरेट करेंगे नेशन बना के। कहाँ से? डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म इट मीन्स अ क्रूअल पावर। ठीक है, मोनार्क सिस्टम से हम उनको आज़ाद करवा करके नेशन स्टेट बनाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे ये खबर पता है पूरे एंटायर यूरोप में फैलने लगी। अब जब स्टूडेंट थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन लोगों ने जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश करने शुरू कर दिया। जैकोबिन क्लब कौन? जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने 1992 में अपना इस्टेब्लिश किया था अपने रेन में। ठीक है, अब जैकोबिन क्लब्स क्या किया करते थे? वो फ्रेंच आर्मी को, जो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनके कैंपेन होते थे, जो फ्रेंच आर्मी मूव करती थी, कैसे मूव करना है, क्या करना है, ये पूरे के पूरे स्टेप्स ये लोग उठाते थे। हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, मतलब इन जगहों पे चली गई। अब हुआ है रिवॉल्यूशन, जो वॉर था, और अगर हम
बात करें उसको लेकर, उसके आइडिया को लेकर के इन लोगों ने नेशनलिज्म को अब्रॉड में फैलाना शुरू कर दिया। किसने? फ्रेंच आर्मी ने। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन ने क्या किया? बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किए। ये क्वेश्चन अपने आप में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1804 का नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड भी हम बोलते हैं। इसमें नेपोलियन ने बड़े सारे सुधार किए थे। कैसे सुधार किए थे? जैसे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म कर दिया गया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया, ठीक है। और इन सब चीज़ों को वहाँ पे ले जाया गया जहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल हुआ करता था। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर दिया था बहुत तरीके से। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया था। पीजेंट्स को फ्री कर दिया था फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम इट मीन्स जस्ट लाइक अ बॉन्डेड लेबर और द बंधुआ मजदूर। मैनोरियल ड्यूज इट मीन्स लोगों के ऊपर खर्च कर्जे चढ़े रहते हैं, उन कर्जों से मुक्त कर दिया लोगों को। न जाने कितने पुश्तों से चले आते हैं ये कर्जे लोगों के ऊपर, सबको फ्री कर दिया। किसी के ऊपर कोई मैनोरियल ड्यूज नहीं है, सब फ्री हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। सोनार की शॉप पे बीच में कोई और शॉपकीपर नहीं आएगा, तो उनका गिल्ड बना रहता था। बोला कि कोई गिल्ड नहीं बना रहेगा, सबको रिमूव करो। अच्छा, जितने भी वर्कर्स थे, बिजनेसमैन से, वो बड़े खुश थे इन सब रिफॉर्म से। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी, कुछ स्टेट्स थे जो अनहैप्पी थे नेपोलियन के कामों से। फॉर एग्जांपल, पहले हम हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वर्सॉय, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। लेकिन धीरे धीरे यही एंथुजियाज्म जो इनका था वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी इट मीन्स लिबर्टी के देवदूत समझे गए ये लोग। बड़े खुल करके खुले जैसे बोलते हैं ना, हाथ फैलाए लोगों ने इनका वेलकम किया बड़े एंथुजियाज्म के साथ। लेकिन बाद में ये हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया, क्रोध में मतलब कन्वर्ट हो गया। क्यों क्रोध में कन्वर्ट हो गया? गुस्से में लोग क्यों आ गए? क्योंकि नेपोलियन ने कुछ 3 काम कर दिए थे। कैसे? इंक्रीज इन टैक्सेशन, उसने टैक्सेशन को बढ़ा दिया अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। सेंसरशिप, मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसका अच्छा नहीं करूँगा मैं, ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा होगा। मतलब सेंसरशिप लगा दिया, हर चीज़ पे रोक लगा दिया। मैं पेपर वगैरह पे या किसी सॉन्ग पे या किसी चीज़ पे भी। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, ज़बरदस्ती अच्छा खासा बंदा सोया होता था उसे उठा उठा करके फ्रेंच आर्मी में भर दिया जाता था। तो ये काम से लोग परेशान थे। लोगों को लगता था क्या कर रहा है, कहाँ से आया, ऐसे काम क्यों कौन करता है। एंड देन लोग उसे हेट करने लगे। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बेटा हम पढ़ेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर। और हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो ये एम्पायर यूरोप का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर हो जाता है। और इट वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेटनलैंड, बोहेमिया, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी होती थी, जैसे लोम्बार्डी, वेनेशिया। और हंगरी की बात करें तो वहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मगयार बोलती थी और अदर लोग डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट बोलते थे। गलेशिया की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी पॉलिश बोलती थी। तो बिसाइड थ्री डोमिनेंट्स ग्रुप, कौन कौन से? 3 डोमिनेंट ग्रुप्स में हमारे आ जाते हैं। एल्पाइन रीजन आएगा हमारा, एल्पाइन रीजन के बाद हमारा इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस आ जाएगी और ये बोहेमिया रीजन आ जाएगा हमारा, ठीक है। और गलेशिया वाले तो हमें पता है पॉलिश ही बोलते थे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये सब इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी ये लोग यूनाइट थे। क्यों थे? क्योंकि इनको रूल करता था हैब्सबर्ग एम्पायर। यहाँ पे हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी यानी उच्च वर्ग और न्यू मिडिल क्लास यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे। हमें पता है एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे डिप्लोमेसी के पर्पज से अपनी हाई सोसाइटी में। जो उनकी फैमिली थी वो कनेक्टेड होती थी मैरिज करके, ये लोग अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते थे, ठीक है। इनका जो एरिस्टोक्रेसी थे ये बेसिकली पॉपुलेशन इनकी कम थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके जस्ट अपोजिट हम न्यू मिडिल क्लास के लिए बोलेंगे। जो न्यू मिडिल क्लास होती थी बेसिकली वो पूरी पॉपुलेशन का मेजॉरिटी में थे वो लोग। अधिकतर लोग पीजेंट्री हुआ करते थे। इनके पास लैंड कम होती थी, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते थे। लैंड होल्डिंग्स इनकी कम होती थी। बहुत बार ये लोग पुअर भी होते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज़ें आ जाएंगी आपकी एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास में। न्यू मिडिल क्लास में हमारे लेबर भी आएंगे, हमारे डॉक्टर भी आते थे, फिलोसफर भी आते थे, एजुकेशनिस्ट भी आते थे, ये लोग आते थे, राइट।
अच्छा, धीरे-धीरे जब मिडिल क्लास को या एग्रीकल्चरिस्ट को या जो फार्मर्स वगैरह थे उनको रेवेन्यू वगैरह पे करना पड़ता था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन हो रहा था कहाँ पे? इंग्लैंड में पहली बार सेकंड हाफ द 18th सेंचुरी में। धीरे-धीरे वो फ्रांस, जर्मन स्टेट में बढ़ा और देखा-देखी जो मिडिल क्लास थी अब वो धीरे-धीरे वर्किंग क्लास में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है? कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ बन गए, बिज़नेसमैन बन गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है? तो इस ढंग से ये लोग बढ़ते गए, शहरों में बढ़ते गए। अब वो लोग स्कूल जाने लगे, बच्चों को स्कूलिंग कराने लगे, इस टाइप की चीज़ें हो रही थी और धीरे-धीरे दिमाग से वो लोग लिबरल हो रहे थे। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिबरल? अब लिबरल की अगर बात करें तो लिबरल का मतलब होता है, लीवर अपने आप में कहता है फ्री। इसको हम 2 टर्म पढ़ेंगे, एक तो पॉलिटिकल वे में और एक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल वे में। पॉलिटिकल वे में बात करूँ तो यहाँ पे लिबरलिज़्म को लोगों ने यूनिवर्सल सफ़रेज से जोड़ा। हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रॉपर्टीड मैन को ही राइट था, नॉन प्रॉपर्टीड मैन को, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको राइट नहीं था, औरतों को भी राइट नहीं था। यहाँ पे ये लोग आपस में मिले, इन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राइट के लिए मूवमेंट किया। किसने? नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वुमेन ने। स्पेशली उस वुमेन इसलिए क्योंकि जो नेपोलियन था उसने वुमेन को माइनर का स्टेटस दिया। यानी माइनर कौन? यानी वो तो बिफोर मैरिज फादर के पास रहेगी, फादर का कहना मानेगी, आफ्टर मैरिज हस्बैंड का कहना मानेगी। तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसने क्या किया, नॉन प्रॉपर्टीड मैन के साथ मिलकर के पॉलिटिकल राइट के लिए उसे डिमांड करना, अपोज करना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ इन लोगों ने ये बोला कि राइट टू वोट तो होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात की गई, मतलब गवर्नमेंट ऐसी हो जो बाय कंसेंट हो, यानी कहीं ना कहीं ये लोग वोटिंग राइट के फेवर में थे। इक्वालिटी बिफोर ऑल की बात किया करते थे ये लोग। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड यूनिवर्सल सफरेज, दिस आर द पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अब इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इकोनॉमिक की बात करेंगे, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट की हम बात कर रहे हैं। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी टैक्सेस वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जर्मन स्पीकिंग रीजन की, जहाँ पे नेपोलियन का 39 कन्फेडरेशन का स्टेट था और अगर आप यहाँ पे हर जगह सबकी अपनी करेंसी होती थी, सबके अपने मेजर्स होते थे। अगर कोई ट्रैवलर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग ट्रैवल कर रहा है तो उसे 11 कस्टम बैरियर पे करने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटीज उसको देनी पड़ती थी और कस्टम ड्यूटी 5% के करीब होती थी, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए घाटे का सौदा होता था। मतलब हर जगह डिफरेंट मेजरमेंट होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कपड़े की यूनिट ले लेते हैं, एली। एली की बात करें तो एली एक टेक्सटाइल मटेरियल की अगर हम बात करें तो फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ का होता था, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर होता था। 1 एली इज इक्वल टू की बात कर रहे हैं। न्यूरमबर्ग की बात करें तो 65.6 सेंटीमीटर की होता था और फेरीबर्ग की बात करें तो 53.3 सेंटीमीटर। तो कहीं पे मर्चेंट्स को घाटा होता था, कहीं पे लॉस होता था। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो ज़ोल्वेरियन की बात करेंगे। 1834 में ज़ोल्वेरियन को इस्टेब्लिश किया गया इनिशिएटिव ऑफ रशिया से। बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इन सबको ज्वाइन किया और इस बेसिकली जो हमारा कस्टम यूनिट था उसने टैरिफ बैरियर यानी टैक्सेस वगैरह को एबॉलिश कर दिए और जो करेंसीज थी 30 के करीब, अब वो 30 से घटा करके सिर्फ 2 रख दिया। तो ये बहुत एक अच्छी थी हमारा ज़ोल्वेरियन। यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म में क्या होती है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जो अपने ट्रेडिशन को, अपने इंस्टीट्यूशन को, कस्टम को प्रेफर करता है और ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहता है इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे 1815 क्यों एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि 1815 में नेपोलियन को डिफीट किया गया था। किसने डिफीट किया था? इन नेशन ने, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिसको हम बोलेंगे ब्रैप नेशन। ब्रैप नेशन, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। इसको ब्रैप याद करना तो बड़े तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी कंजर्वेटिव लोग थे इनकी एक लाइन बेटा बड़ी तरीके से याद कर लेना कि मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज और रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवोल्यूशनरी डेज। जो प्री रिवोल्यूशनरी डेज यानी कि रिवोल्यूशन से पहले वाले डेज में कंजर्वेटिव नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि नेपोलियन के जितने भी चेंजेस हैं, उनका जो मॉडर्नाइजेशन है वो हमारे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। तो भाई चेंजेस करो पर ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए। अब नेपोलियन अगर 1815 में डिफीट हो गया, इन नेपोलियन को हराना किसी एक की बस की बात नहीं थी, इसीलिए ये चारों के चारों मिले, यूरोपियन पावर
और नेपोलियन को इन लोगों ने डिफीट किया। डिफीट करने के बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी को हम हिंदी में संधि बोलते हैं। कहाँ पे हुई? वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। और ऑस्ट्रियन जो चांसलर था, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, ड्यूक मेटरनिक। ये क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। ड्यूक मेटरनिक ने ये ट्रीटी किया 1815 ब्रैप नेशन के साथ। एंड व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? टू अंडू द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। ठीक है, अब इसके द्वारा इन लोगों ने क्या किया? इसके द्वारा इन लोगों ने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। ठीक है, वापस ये लोग लेकर आए। जो फ्रांस टेरिटरी लूज कर गई थी, मतलब कि जितनी भी टेरिटरी लूज की गई थी या जितना भी इसने अपने एरिया को एक्सपेंड किया था, उन एक्सपेंडेड एरिया को इसने कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस के बाउंड्रीज पे इन लोगों ने लगा दिया, सो दैट कि फ्रांस इन फ्यूचर अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर पाए। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड की बात करें, जिसमें बेल्जियम भी पहले था, उसको नॉर्थ में लगा दिया। जिनोवा को पिडमॉन्ट को देते हुए साउथ में लगा दिया। प्रशिया को इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज वेस्टर्न फ्रंटियर पे दे दिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया। मतलब इतना दहशत था कि चारों तरफ फ्रांस की बाउंड्री पे इन इन कंट्रीज को लगा दिया गया, सो दैट कि फ्रांस इन फ्यूचर अपने आप को बढ़ा ना पाए, मतलब कहीं और कब्जा न कर पाए। लेकिन इन लोगों ने एक काम किया कि नेपोलियन द्वारा जो 39 स्टेट का कन्फेडरेशन था, उसको मतलब टच नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, अब कंजर्वेटिव रिजाइम हमारी 1815 में सेटअप हुई। और बेटा ये क्वेश्चन जो 1815 का वियना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो कंजर्वेटिव रिजाइम 1815 में सेटअप हुई। कुल मिलाकर के ये हमेशा नहीं चाहते थे कि हमारी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन करे। इन लोगों ने सेंसरशिप को इम्पोज किया। ठीक है, और इन्होंने मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन्होंने जितने भी लिबरल्स वगैरह थे या जो भी कोई था, कोशिश यही किया, जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको क्रिटिसाइज़ किया। और कुल मिलाकर के ये पूरी एक्टिविटीज़ को कर्ब करते थे जो इनके अगेंस्ट में होती थी। यहाँ पे हम इस चैप्टर को स्टॉप करते हैं और सेकंड पार्ट में आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे। थैंक यू।